हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? होप सो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो उसको ट्रैक पे ले आओ। सर आज हम लॉ वरदान सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट बहुत लिमिटेड है बट एग्जाम में आता है 9 to 10 मार्क्स का। मतलब 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से दिखेंगे। गारंटी बोल रहा हूँ 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन बेसिक ऑफ द सेक्शन से आएगा और एक क्वेश्चन लास्ट ऑफ द सेक्शन से आएगा जो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट में भी डाला था। सर टाइम वेस्ट नहीं करते, लॉ वरदान की सीरीज स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट के पास लॉ वरदान ऑलरेडी होगा, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, जाके लॉ वरदान परचेज कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर पे। एंड ग्रुप 1 के सारे एल वहाँ पे अवेलेबल है। सर बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी एल लगाना स्टार्ट कर दिया, नहीं एल है तो स्टार्ट करो। एटलीस्ट 60% चांसेस है कि एल से पेपर रहेगा फॉर प्रैक्टिकल्स एंड लॉ एंड थ्योरी में जो ऑडिट है हमारा 20-25 मार्क्स का तो रहेगा। तो गेम चेंजर रोल प्ले हो सकता है एंड सेम एज इट इज SCMP एंड DT के लिए भी। सर ऑलरेडी इसके 10 वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आपके ऊपर पॉपअप बॉक्स पे आ गया होगा। ठीक है, जिनको देखना है वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, लिंक ऊपर आ गया होगा। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल मैंने इसमें इंपॉर्टेंट 16-17 क्वेश्चन लिए एंड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी है, तो मज़ा आ जाएगा। इसको थोड़ा स्पीड वे में करेंगे, हो सकता है ये 50-55 मिनट या 1 घंटा तक का जा सकता है। तो भाई साहब बैठ जाइए आराम से और हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये करते आप ये समझ लो लॉ के लिए आप प्रॉपर रेडी हो जाओगे। इसके अलावा बड़े चैप्टर्स में एक बचेगा IBC एंड एक बचेगा P आई थिंक मीटिंग। ठीक है, आ जाओ सर। सर नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट? गारंटी लिख लो, क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में MCQ और डिस्क्रिप्टिव कुछ ना कुछ रहेगा। सर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है? इंडिया में कांड करके बाहर भेज दिया पैसे, ठीक है, बाहर वाले को पकड़ना है तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है? सबसे पहली बात, क्या इंडिया में बेंगलोर में कांड करके मुंबई भाग गया तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट टाइप का कुछ होगा? नहीं सर। सबसे पहले क्या है, कोई भी ऐसी कंट्री, क्या बोलना, कोई भी ऐसी कंट्री जो क्या है आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के टेरिटोरियल वाटर के बाहर की है, ठीक है, जिसके साथ अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, कोई ट्रीटी है। DT पढ़ा है ना, ट्रीटी होती है, ठीक है, एग्रीमेंट बनता है। तो वही चीज है। क्या सर स्टेट इंडिया? नहीं सर, स्टेट इंडिया नहीं। सबसे पहली बात, बी और सी में कंफ्यूजन क्या है? सर यस, दोनों में सेम है। एनी कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेंजमेंट मेड बाय CG गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री, या एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेंजमेंट हैज बी मेड बाय CG। ठीक है, दोनों में सेम लग रहा है बट यहाँ पे क्या होता है, अरेंजमेंट जो बनता है ना हमारा, एक थ्रू अ ट्रीटी बनता है। सर ट्रीटी, DT पढ़ा होगा, ट्रीटी उटी आइडिया होगा। हमने बैठते हैं बेंच पे, दोनों डिसीजन लेते हैं क्या कैसे क्या होगा, हम कितना इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसे मान लो मैं कांड करके ब्राज़ील चला गया, ठीक है, तो ब्राज़ील वाला जो हम गवर्नमेंट है हमें क्या क्या असिस्टेंस देगा, पुलिस असिस्टेंस देगा, बैंक असिस्टेंस देगा, तो एक पूरा ट्रीटी में डिसाइड होता है। ठीक है, तो जो ट्रीटी के द्वारा बने, कोई भी ऐसी कंट्री जो आउटसाइड इंडिया है वहाँ पे हम जाके छानबीन कर सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर बनाती है। ठीक है, याद रखना कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब क्या, बाहर वाली, एंड जिनके साथ CG का क्या हो, एक ट्रीटी हो, ठीक है, एग्रीमेंट हो। तो आंसर इज C। मिस्टर राम गिफ्ट टू ऑफ हिज फ्रेंड कैश अमाउंट ऑफ 2 लाख ईच। 2 लाख रुपया दिया दोनों को बिजनेस पर्पज के लिए। लेटर रिटर्न करने टाइम में ही आस्क बोथ ऑफ देम इन लीव ऑफ देम टू बाई इस प्रोडक्ट विया क्रेडिट कार्ड। ठीक है, बोला कि देखो आपने पैसा दिया, अब एक काम करो, आप क्रेडिट कार्ड से इस सामान को खरीद लो, ऑनलाइन ट्रांसफर, ये वो दिस दैट। तो बोला डज दिन पेमेंट सिस्टम। सर देखो पेमेंट सिस्टम का MCQ आया था, मैं सच बताता हूँ, RTP में MCQ आया था एंड इसका एक डिस्क्रिप्टिव पूछ दिया ICAI ने 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। तो कहीं ना कहीं MTP के RTP के जो MCQ होता है ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ICAI इसको डिस्क्रिप्टिव पूछ देता है। सेम इसी आसपास अटेम्प्ट में आया था 2-3 मार्क्स का पेमेंट सिस्टम, डिफाइन पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट सिस्टम क्या होता है, बायर और बेनिफिशियरी या जो पेमेंट कर रहा है बेनिफिशियरी और बायर के बीच में क्या होता है, सेटलमेंट होता है जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। तो वही बोल रहा है कि इसको क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट किया तो क्या ये पेमेंट सिस्टम के अंदर इंक्लूड होगा? सर नो काटो नो काटो नो काटो, यस। मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन डन विया कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स कम अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो पेमेंट सिस्टम जाके पढ़ो, पेमेंट सिस्टम में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शन। मतलब कल के मान लो किसी को मर्डर किया किसी ने, ठीक है, मैंने उसको पेमेंट दिया कि ये लो मेरा गिफ्ट कार्ड है, अब जाके जो शॉपिंग करना करो। तो क्या वो पैसा जो था वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का है? यस सर, पेमेंट सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है तो वो पैसा भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा माना जाएगा। On the basis of material possession, director Mr. Q was under remand evidence that he is possession of प्रोसीज ऑफ क्राइम। ठीक है, डायरेक्टर में प्रोविजनल अटैचमेंट। सर सुनो, प्रोविजनल अटैचमेंट कौन करता है? कौन डायरेक्टर? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। क्या बोल रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर के रैंक के नीचे नहीं है, इक्वल चलेगा, ऊपर चलेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रखना है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। वैसे लोग अगर मटेरियल पोजीशन है तो उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं कि भाई साहब आज आपका क्या होगा, घर जब्त कर लेंगे कुछ दिनों के लिए। सर कितने दिनों के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट होता है? 90 दिन? नहीं सर। 280? नहीं सर। फिर सर एक्सीडिंग 180 दिन? नहीं सर। विद इन 180 डेज। ठीक है, विद इन 180 डेज तक क्या होता है, प्रोविजनल अटैचमेंट होता है। इसमें अगर कोई हाई कोर्ट का आ गया होगा तो वो डेट हम काउंट नहीं करते, प्लस 30 डेज और मिल सकता है अगर हाई कोर्ट का कुछ ऑर्डर चल रहा होगा तो।
नवंबर 22 लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन, ठीक है। वेयर प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में एंड प्रोविजनली अटैच हो गई है बाय कॉम्पिटेंट ऑफिसर से, कौन होता है कॉम्पिटेंट ऑफिसर? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, जो डिप्टी डायरेक्टर से नीचे नहीं है उनके लोग वो नहीं कर सकते प्रोविजनल अटैचमेंट, उनके या उनके ऊपर लोग कर सकते हैं। अब उसने क्या किया, प्रोविजनली अटैचमेंट कर दिया। सर मान लो मैं डिप्टी डायरेक्टर का बंदा हूँ, ठीक है, मैं डिप्टी डायरेक्टर, मैंने प्रोविजनल अटैचमेंट कर दिया। क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोविजनल अटैचमेंट कर दिया। अब मैं प्रोविजनल अटैचमेंट करने के बाद बैठ जाऊंगा? नहीं सर, 180 दिन तो है, बट मुझे तुरंत क्या करना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर मुझे हायर अथॉरिटी को, ठीक है, मुझे हायर अथॉरिटी को ए दैट इज उसको मुझे बोलना पड़ेगा कि मैंने प्रोविजनली अटैच किया है। देन वहां पे फिर कंफर्म होगा कि नहीं होगा वो ए डिसाइड करेगा 365 दिन का ट्रायल करके। मतलब क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि कौन प्रोविजनल अटैच करता है, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, बट कौन प्रोविजनल अटैचमेंट कंफर्म करता है, तो वो ए करता है। जब मैंने प्रोविजनल अटैचमेंट कर दिया, मैं 30 दिन के अंदर क्या करूंगा, ईडी बोलो या ए बोलो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, मैंने उसको नोटिस दिया कि मैंने प्रोविजनल अटैचमेंट किया है, देन ये क्या करेगा, एक ट्रायल करेगा, या तो मनी लॉन्ड्रिंग है या तो नहीं है, ठीक है। अगर है तो ये क्या करेगा, प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्म करेगा, नहीं है तो रिलीज कर देगा, ठीक है। तो कितने दिन में मुझे एप्लीकेशन देना है सर, 30 डेज। कितने दिन में देना है सर, 30 डेज। डन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा तरीके से कॉन्सेप्ट को लिंक कर पा रहे हो, ठीक है। सर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस क्या होते हैं सर, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। भाई साहब बहुत सीरियस कांड कर रहे हो तुम। कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट उठा के ले जा सकते हैं एंड तुम्हें बेल भी नहीं देंगे। नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, तो सर दोनों लग रहा है। नहीं सर, ये भी तो ऑप्शन है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, दैट इज आंसर नंबर सी। तो बहुत इजी पे में चल रहा है जगह, आगे बढ़ते हैं। सर कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट। सर एक याद आ रहा, लिंक कराओ सर, कंपनीज एक्ट में कौन सा प्रोविजन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, SFIO वाला, ठीक है। आ जाओ सर, आरटीपी नवंबर 2020, मिस्टर कमल, इससे भी अभी क्वेश्चन आया था लेटेस्ट कुछ, ठीक है। तो वही बोलता हूँ, एमसीक्यू जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आरटीपी एमटीपी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक जगह डाल दिया। भाई साहब लॉ वरदान जाके अभी लो और धंधाधन सॉल्व करना चालू कर दो। मिस्टर कमाल इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस मेंशन्ड इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल पीएमएलए, व्हाट मस्ट। सब पार्ट बी में क्या होता है, कस्टम्स वाला कांड। क्या बोल रहा हूँ मैं, पार्ट ए में तो बहुत बड़ा लिस्ट है, पार्ट बी में कस्टम्स वाला कांड होता है। शेड्यूल ऑफेंस में 3 पार्ट होते हैं, A B C, फुल एनर्जी में रहो भाई साहब, ऐसा घूमोगे तो 10 नंबर चला जाएगा। और जो इकोनॉमिक लॉस के लिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सब क्या होता है शेड्यूल ऑफेंस में, A B C। ए में क्या होता है, बड़ा लिस्ट है वहाँ पे। बी में क्या होता है, कस्टम्स का अगर 1 करोड़ से ऊपर का कांड, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का कांड हो रहा है। और सी में क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर फ्रंटियर का कुछ झमेला हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला, पार्ट बी में क्या है, कस्टम्स। कस्टम्स क्या बोलता है, 1 करोड़ से, 1 करोड़ को बोल सकते हैं हम 100 लाख, ठीक है। दैट इज आंसर नंबर सी, ठीक है। मिस्टर रमनिक परचेज अ प्रॉपर्टी आउट ऑफ एन अनअकाउंटेड मनी इन द जॉइंट नेम ऑफ हिज वाइफ एंड सन। मिस्टर रमिक ने क्या किया, प्रॉपर्टी परचेज किया जो कि अनअकाउंटेड मनी है, जॉइंट नेम ऑफ अपनी वाइफ और अपने पुत्र के नाम पे परचेज किया, ठीक है। ऑन कंप्लेन एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी सर्व्ड ए नोटिस टू सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्ड द सोर्स ऑफ इनकम। भाई साहब बताओ तो, सीए बन गए हो, पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास, क्या तुमने कोई काला धन छुपा के रखा है? तो बोल रहा है टू हुम नोटिस मे बी सर्व, किसके पास वो नोटिस सर्व होगा। तो पहले बात, लॉ क्या बोलता है सुनो, लॉ बोलता है कि जिनके जिनके नाम पे ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उन सबको नोटिस दो, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी होता है उनको हर कोई को नोटिस देना जिनका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। किसका किसका है, रमनिक भाई का भी है, उसकी वाइफ का भी है, उसके पुत्र का भी है, तो तीनों को तीनों जाएगा आपको नोटिस। नोटिस सबको देना है। मान लो एक बिल्डिंग है उसमें 6 लोग ने परचेज किया है, ठीक है, तो नोटिस तो सबको देना है आपको, ठीक है। भले वो मनी लॉन्ड्रिंग में यही इन्वॉल्व है बट नोटिस आपको सबको देना है, ठीक है। सब प्रोसीडिंग्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वेर इनिशिएटेड अगेंस्ट मिस्टर सूरज। सूरज जी के साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हो गया सूरज जी, आपके साथ मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट हो गया। थ्रू एन ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर सूरज हैड बीन अटैच्ड अंडर सेक्शन 8। मिस्टर सूरज प्रेफर्ड एन अपील। अब जब भी प्रोविजनल अटैचमेंट हो जाता है या जब भी अटैच होता है या कंफर्म होता है, आपके पास क्या होता है, एक पावर है कि आप अपील जा सकते हो। सो अपील कहाँ जा सकते हैं, हमेशा अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे याद रखना, पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल देन हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट में इंटरेस्टिंग फाइट क्या है, यहाँ पे लॉ और फैक्ट दोनों बेसिस जा सकते हो। डीटी में पढ़ते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक और चैप्टर इसमें कंपनी में पढ़ते हो ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, बट इस चैप्टर में ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट दोनों बेसिस पे जा सकते हो हाई कोर्ट पास। तो पहले कहाँ गए हम, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। पहले कहाँ गए, अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ नहीं माना तो फिर कहाँ गए, हाई कोर्ट। सर अपीलेट ट्रिब्यूनल कितने दिन में जा सकते हैं हम, 45 डेज में, प्लस और भी कुछ दिन मिल सकता है, यहाँ पे डिसाइड नहीं है, वो चाहे तो 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 10 दिन हो सकता है। तो हम कहाँ जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब क्या हुआ, बीच में क्या होगा, मिस्टर सूरज इज एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट। दो चीज है, अगर सूरज की डेथ हो जाती तो उस कौन करता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बट सूरज
क्या हुआ है, इंसॉल्वेंट हो गया है। तो सर यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर। याद रखना, डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है एंड इंसॉल्वेंसी केस में ऑफिशियल असाइनी आता है। तो ये कंफ्यूज मत होना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं। आप कंफ्यूज हो गए, सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो होता है भाई, ये डेथ के केस में, ठीक है, डिस्पेंस ऑफ नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर, ये वर्ड दिमाग में बैठा लो, ये दोनों में से कोई एक आके आगे क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। डन, डन एंड डस्टेड फॉर एमसीक्यू। बहुत इंपॉर्टेंट 9 एमसीक्यू मैंने लिए, ठीक है, मजा आ रहा होगा भाई। सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक तो कर दो, कमेंट कर दो रुक के थोड़ा सा कि हाँ सर 10 मिनट में 10 एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से ये एमसीक्यू दिमाग में फिट हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में समझाऊंगा बिकॉज बहुत ये आप आराम से भी आंसर दे सकते हो, थोड़ा सा आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अंदर नहीं है इसमें कुछ। मिस्टर राम विथ मैलेफाइड इंटेंशन, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसमें, ठीक है। टू टेक, मिस्टर राम जो था वो मैलेफाइड इंटेंशन, सर मैलेफाइड मतलब क्या होता है, पता है इसको, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, इसका इंटेंशन ही है कुछ कांड करने का। जैसे आप घर पे कभी नहीं होता, आपसे बैट बॉल खेल रहे हो और आपसे शीशा टूट जाता है, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं फंसाने का किसी को बोलते हो, मैं छोटे भाई को फंसाऊंगा, तो आपका इंटेंशन ही है कि भाई साहब फंसाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वो मैलेफाइड इंटेंशन से रिवेंज ले रहा, बदला लेना चाहता है अपने कॉम्पिटिटर से, ठीक है। उसने क्या किया, गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। कोई बैंकर से पूछताछ करने आया, बोला कि हाँ सर ये तो मतलब पुराना उसका अकाउंट किसी का होगा, हाँ सर ये तो धांधली करता था, पता नहीं कहाँ से पैसे लाता था, हमने कंप्लेन किया। तो उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। किसी आदमी ने, मिस्टर राम ने क्या किया, गलत इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है, कि उसका बिजनेस जो है वो इलीगल मैनर में हो रहा है। एंड सर्च वारंट वॉज इशूड बाई द कंसर्न अथॉरिटी, उस पर क्या हो गया, सर्च वारंट इशूड हो गया, ठीक है। एग्जामिन द लीगल पोजीशन ऑफ मिस्टर राम विद रिस्पेक्ट टू एक्ट कमिटेड बाय हिम, ठीक है। अब देखो सर, मनी लॉन्ड्रिंग में दो चीज याद रखना, क्वेश्चन बहुत आया एग्जाम में, वेक्सेसियस सर्च, सर मतलब बिना किसी एविडेंस के आप किसी को पकड़ रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग में, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दोनों की पेनल्टी कितनी है सर, सुनो। एज पर सेक्शन 63, एनी पर्सन विलफुल्ली, जानबूझ के, मैलिसलियसली गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड उसके वजह से अरेस्ट या सर्च का क्या हो रहा है, ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, जिसके इंप्रिजनमेंट हो सकता है, कितना इंप्रिजनमेंट हो सकता है उसको, सर किसको, मिस्टर राम को। देखो क्या बोल रहा हूं, राम ने अगर विलफुली गलत इंफॉर्मेशन दिया, एंड गलत इंफॉर्मेशन प्लस में क्या बोल रहा है, अगर उसको अरेस्ट या सर्च के लिए क्या हो गया, वारंट इशू कर दिया गया, तो भाई आपके वजह से बेचारा वो बंदा परेशान हो गया आपकी गलत इंफॉर्मेशन देने वजह से। या मान लो राम कोई नहीं होता, मान लो एक ऑफिसर होता, ऑफिसर ने भी कुछ गलत इंफॉर्मेशन बेसिस पे किसी का सर्च कर दिया या अरेस्ट कर दिया, बिकॉज अरेस्ट तो कर सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है विदाउट वारंट। तो याद रखना कि आपको 2 साल इंप्रिजमेंट हो सकता है, जो कि 2 साल तक, मतलब सिंपल बोलो इंप्रिजमेंट अप टू 2 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है। एंड फाइन कितना है, सॉरी और फाइन है, ठीक है, और फाइन कितना है सर, 50,000 रुपीज तक हो सकता है, और बोथ मतलब फाइन और इंप्रिजमेंट दोनों हो सकता है, ठीक है। तो बच के रहना राम जी, आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, विलफुली गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो आपको रिवेंज लेने चक्कर में आपको क्या हो सकता है, 2 साल की सजा या आपको 50,000 की फाइन, या दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आया था दिसंबर 21 में भी, उसके बाद मॉक टेस्ट में पूछा है मई 22 में, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया इस अटेम्प्ट के लिए। मिस्टर बेनाम परचेज अ फ्लैट आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑब्टेन बाय इलीगल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है। The flat was attached by Director of Enforcement Directorate after complying with the procedures under Section 5 of the Prevention of Money Laundering Act. Mr. Benam got a stay from the High Court. The stay was subsequently vacated. State the provision of PMLA completing the period. देखो रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट इंक्लूडिंग एक्सटेंशंस। सर प्रोविजनल अटैचमेंट अभी देखा हमने कितने दिन के लिए होता है, दैट इज 180 डेज। बट अगर कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर आया एंड स्टे लग गया, मतलब मान लो 1 जनवरी से लेके, मैं क्या समझा रहा हूँ, 1 जनवरी से लेके आपका प्रोविजनल अटैचमेंट स्टार्ट होना था, क्या बोल रहा हूँ, प्रोविजनल अटैचमेंट स्टार्ट होना था, ठीक है, एंड 180 डेज तक होता है, बेसिकली 6 मंथ्स होता है। तो 1 मार्च को क्या हो गया, हाई कोर्ट का कुछ स्टे आ गया, तो 1 मार्च से लेके 1 जून तक हाई कोर्ट का स्टे हुआ, तो क्या ये पीरियड इसमें काउंट होगा 180 डेज? नहीं सर, इसको एक्सक्लूड करेंगे, प्लस में 30 डेज और दे देंगे। मतलब सर ये पीरियड तो गया 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक, जो भी हमारे पास 58 डेज आए, प्लस अभी भी 180 में से 58 माइनस को जितना बचा है, प्लस 30 और मिल जाएगा। तो हाई कोर्ट जितना दिन चल रहा है वो चीज़ हट जाएगा, वो काउंट नहीं होगा 180 डेज में, प्लस 30 डेज आपको और मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, अकॉर्डिंग सेक्शन 5 वेयर डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, हैज रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एविडेंस या मटेरियल पोजीशन, जो भी समझ लो,
एंड रिकॉर्ड इन राइटिंग, आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हो या प्रोविजनल अटैच करने जा रहे हो, आपको राइटिंग में लिखना है कि किस बेसिस पे, कौन सा मेटेरियल एविडेंस है। भाई वो मिस्टर सीता मिस्टर गीता बात कर रही थी, आपने सुन लिया, तो ऐसा नहीं होता, आपको मेटेरियल एविडेंस दिखना पड़ेगा। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ा गए या कुछ आपके पास और अच्छे एविडेंस पकड़ा गए, सबूत अच्छे, तब जाके आप किसी को प्रोविजनल अटैच कर सकते हो। मेटेरियल एविडेंस होना चाहिए। क्या बोला, उसके पास अगर लग रहा है उस डायरेक्टर को कि पर्सन है ना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रखा हुआ है, सर नाउ व्हाट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो शेड्यूल ए बी सी में है, ठीक है, तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वही होता है जो कहेंगे मर्डर, ब्राइब का पैसा, ये सारा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आता है। और या ऐसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, देखो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो है, मतलब बोल रहा है कि उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो है, बट वैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको वो छुपा सकता है, किसी को दे सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, इसलिए हमें जल्दी से क्या करना पड़ेगा, उसको हमें जल्दी से प्रोविजन अटैच करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास मनी लॉन्ड्रिंग का 10 लाख रुपया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कुछ नहीं है, ठीक है, 10 लाख रुपया मेरे पास मनी लॉन्ड्रिंग का है। अब मेरे पास कोई अरेस्ट करना है, डिप्टी डायरेक्टर, उसको मेटेरियल पोजीशन है, भाई साहब साहिल जी के पास है ना 10 लाख रुपया है। अब ये साहिल जी 10 लाख रुपए है, ये दिक्कत नहीं है, साहिल जी 10 लाख को ट्रांसफर कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। उससे पहले मैं क्या करूं, जल्दी से इसको प्रोविजनल अटैच कर दूं, पैसे को बैंक में रोक दूं, या मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बेच सकते हो, बिल्डिंग को जाके हम प्रोविजनल अटैच कर दूं, ठीक है। कितने दिन हो सकता है, 180 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते, बट प्रोवाइडेड अगर अगर इफ सच प्रॉपर्टी इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट इमीडिएट, ठीक है, सुनो सुनो, computation of period of attachment provided that for the purpose of computing the period of 180 days, the period during which proceedings under a stay by the high court shall be excluded and a further period not exceeding 30 days, मतलब जो हाई कोर्ट का टाइम था वो एक्सक्लूड कर देंगे, प्लस 30 दिन तक का एक टाइम और मिल सकता है, ठीक है। और क्या पूछा था इसमें, वेदर मिस्टर बेटा, नाम ही है मिस्टर बेटा, सन ऑफ मिस्टर बेनाम कैन ऑक्युपाई द फ्लैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। सर ऑक्युपाई मतलब क्या हो गया, सुनो, जिसका फ्लैट में राइट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसका फ्लैट में क्या है, या पर्सन जो इंटरेस्टेड है उस फ्लैट में, वो ऑक्युपाई कर सकता है। मान लो मैं बोलूँ कि कोई डिपार्टमेंट आया, मेरे फ्लैट को सीज कर दिया, ठीक है, प्रोविजनल अटैच कर दिया, अब मैं निकल जाऊँ वहां से, नहीं सर मैं क्या यूज कर सकता हूँ उसको, यस मैं यूज कर सकता हूँ उसको, यूज करने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से उसको यूज कर सकता, मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, मैं कंसील नहीं कर सकता, बट मैं किसी का राइट टू एंजॉय नहीं छीन सकता। अरे यार अपने प्रोविजनल अटैचमेंट किया, अभी कंफर्म थोड़ी ना हुआ है, अभी कॉन्फिस्केट थोड़ी ना हुआ है, तो मैं फ्लैट से थोड़ी निकल जाऊंगा, मैं यूज कर सकता हूँ। तो दिस सेक्शन shall not prevent the person interested in the enjoyment of immovable property attached from enjoyment, ठीक है, enjoyment मतलब वो यूज कर सकता है। Here person interested in relation to any movable property includes all person claiming or entitled to claim any interest in the property. In this case, Mr. Beta, son of Mr. Benam, can occupy the flat during the period of provisional attachment. Yes, कर सकता है, इंटरेस्टेड है भाई साहब उसका बेटा वहां पे, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। The adjudicating authority appointed under the Prevention of Money Laundering Act 2002 issued an order attaching certain properties of XYZ Limited alleged to be involved in money laundering for a specified period. The company agreed by the order of adjudicating authority seeks your advice. What remedy is available? सर सुनो क्या बोल रहा है, adjudicating authority का पॉइंट हुआ, ठीक है, XYZ लिमिटेड के लिए मनी लॉन्ड्रिंग पे केस लगा, XYZ लिमिटेड पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कंपनी एग्रीव्ड है, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं कांड वांड नहीं किया कंपनी ने, अब कंपनी एग्रीव्ड है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसको बोल दिया कि आप पे मनी लॉन्ड्रिंग है। अब ये कहाँ रोते हुए जाएगा, सर मैंने बताया नहीं, रोते हुए पहले कहाँ जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में, कितने दिन में, 45 डेज प्लस कोई भी पीरियड, मतलब डिफाइन नहीं है, 45 प्लस 10 भी हो सकता है, अगर 80 सोचे तो कितना भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो रोते हुए कहाँ जाएंगे, 80। तो देखो इस आंसर पता कैसे ड्राफ्ट किया, पहले समझाया कि इस चैप्टर में अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या हुआ। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब हो गया, या अपीलेट ट्रिब्यूनल का बेंच मतलब ये चीज हो रहा है, कंस्टिट्यूटेड अंडर स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन, SFEM, ठीक है, SFM पढ़ते हो ना तो याद आ जाएगा, स्मगलर्स फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स, ठीक है, फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी एट 1976। एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि इस एक्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल का बेंच या कॉन्स्टिट्यूशन किस एक्ट के तहत बनाया गया है, तो स्मगलर्स फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज आपको याद आ जाएगा, SFEM पढ़ोगे, एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स, इतना थोड़ा दिमाग में तो रख सकते हो, ठीक है। शैल बी अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हेयरिंग अपील, यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल वही होता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आपको याद आ सकता है, नहीं आ सकता, कंसेप्चुअल यहाँ से थोड़ा सा, बट वो एमसीक्यू याद रखना। अब सर देखो अपीलेट कहाँ पे कर सकते हो हम, अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन कर सकता है, जो भी पर्सन एग्रीव है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एडजुडिंग अथॉरिटी, या मान लो कभी कभी डायरेक्टर भी एग्रीव हो सकता है, डायरेक्टर ने प्रोविजनल अटैचमेंट कर दिया और आपने क्या किया, एडजुडिंग अथॉरिटी को कुछ पैसा दे दिया, एंड एडजुडिंग अथॉरिटी बोला अरे कुछ तो प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं है, रिलीज करो इसको। तो डायरेक्टर बोलता है सर हमने इतना मेहनत से, कभी कभी मूवीज में नहीं देखते हो, पब्लिक ऑफिसर जो होते हैं इतना मेहनत से पुलिस जो पकड़ के लेके आता है, ऊपर डिपार्टमेंट बोलता है इसको छोड़ दो, तो सर डायरेक्टर बोलेगा यार हमने इतना मेहनत से पकड़ के लेके आया और आप बोल रहे हो कि ये रिलीज कर दो, तो डायरेक्टर भी कहीं ना कहीं एग्रीव्ड हो गया। तो या तो वो पर्सन एग्रीव, या उस कंपनी एग्रीव, या तो वो डायरेक्टर एग्रीव,
कहाँ जा सकता है, किसके ऑर्डर पे, एडजूरिंग अथॉरिटी के ऑर्डर पे कहाँ अपील फाइल कर सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। सर डायरेक्टर भी तो हो सकता है, मान लो उस बंदे ने, पुलिस ऑफिसर या जो भी डिप्टी डायरेक्टर, बहुत कोशिश करके उसका प्रोविजनल अटैचमेंट किया एंड ए बोलता है कि छोड़ दो इसको, पैसे मिल गए होंगे उसको, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, पहले कहाँ जाना, अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेकंड क्या बोलता है, कितने दिन, 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड, ठीक है। फीस वीज लिख देना। द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे एक्सटेंड, अब अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसके पास जा रहे हो वो एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 45 days। अब कितना कर सकता है वो लिखा नहीं है लॉ में, अब कितना भी कर सकता है, ठीक है। द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू अपील अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर। अब जब एक बार आ गया तो अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, आपको आरओबीएस देगा, रीजनल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा, और आपको सुनेगा और उसके हिसाब से ऑर्डर क्या करेगा, या तो प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्म करेगा, जो भी ए ने बोला होगा मॉडिफाइड करेगा, सेटिंग असाइड करेगा, या आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, ठीक है। सुनो, अब सेकंड क्या सर, एटी भी मिला हुआ है, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी मिला हुआ है, अब कहाँ जा सकते हैं, अब हम हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, कितने दिन में, 60 days, ठीक है। हाई कोर्ट में कितने दिन जा सकते हैं, 60 days, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एटी, जिस समय हमारा एटी का ऑर्डर आया, हमारे पे कम्युनिकेट हुआ ना, वहां से 60 दिन जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला कि आप इसमें ज्यादा समझा नहीं है, ज्ञान नहीं दिया हाईकोर्ट बारे में, बस इतना बोल दिया कि पहले आप जाओ एटी पास, बस समझा दिया आपको हम कि हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, कितने मिनट हो गए, 21 मिनट हो गए, हम अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, रवि इज माइनिंग इंजीनियर एम्प्लॉयड इन माइंस, इतना इतना इतना, बहुत अच्छा अमाउंट, ही अर्न्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू ब्राइब। भाई साहब घूस लेके इसने 50 लाख रुपया तक एक साल में छाप दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, ही परचेज अ फ्लैट ऑफ ₹60 लाख, 60 लाख का इसने परचेज किया फ्लैट, ठीक है। एंड उसने 60 लाख जो फ्लैट परचेज किया, 50 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया, एंड 10 लाख रुपए क्या किया, एक गोल्ड लोन ले लिया। सर क्या बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए गोल्ड लोन ले लिया एंड 50 लाख रुपए लोन ले लिया, कहीं ना कहीं व्हाइट मनी निकाल लिया बैंक से, बता दिया मैं जॉब कर रहा हूँ, 60 लाख मिल गया उसको, ठीक है, फ्लैट परचेज कर लिया उसने। अब जब वो गोल्ड लोन का या जो फ्लैट का जो बैंक का ईएमआई था ना, उसने क्या कर दिया, द रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन वाज 20 ईयर, 20 साल का हाउसिंग लोन था, एंड गोल्ड लोन 2 साल का था, ठीक है। गोल्ड लोन इसका हाउ वे लिक्विडेटेड द गोल्ड लोन जस्ट 3 मंथ, 3 महीने में गोल्ड लोन चुका दिया। भाई साहब ब्राइब का पैसा का यूज कर रहा है, 50 लाख रुपए इस पॉकेट में रखा, बैंक से 50 लाख ले लिया, और 10 लाख गोल्ड लोन ले लिया, 60 लाख व्हाइट ले लिया, अब इस ब्लैक से व्हाइट को भर रहा है, ठीक है। अब सर उसने गोल्ड लोन 3 महीने चुका दिया एंड हाउस लोन उसने एक साल में चुका दिया। अब कहीं ना कहीं शक हुआ कि एक साल में इसने 50 लाख रुपया हाउस लोन और 10 लाख गोल्ड लोन कैसे चुका दिया। रवि कंटिन्यू टू टेक ब्राइब एंड वन डे रंगे हाथों पकड़ा गया ये एंटी करप्शन ब्यूरो के पास। ही हाउस वाज इंस्पेक्टेड एंड बैंक अकाउंट वर सीज, ठीक है। एसीबी टीम ने सर्च किया 3 साल में, पता चला फ्लैट ज्वेलरी ये सब क्या है, सैलरी वैलरी, ठीक है। देखो बहुत चीजें पढ़ लोगे, कहानी है, ठीक है। लास्ट से पूछता है, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स वेदर द हाउस प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। सर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नॉट रिगार्डिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी, वो आपको प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कोई ना कोई बिल ऑफ पेपर भी हो सकता है, जो भी आपने गलत काम करके कुछ भी आपने अचीव किया है, या उस गलत काम के पैसे से कुछ ना कुछ खरीदा है, तो आपने 50 लाख जो ब्राइब का पैसा था उसने आपने कहीं ना कहीं अपने घर के लोन के लिए रीपेमेंट के लिए किया है, तो यस हाउस प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है हमारा। तो पहले समझा दिया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, जो शेड्यूल ऑफेंस में है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मींस एनी प्रॉपर्टी डिराइव और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनडायरेक्टली था, तो लिख दो एनी मनी विच इज ऑब्टेन डिराइव डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। सर क्रिमिनल एक्टिविटी में ब्राइब भी आएगा। रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंस में ए बी सी, तो ब्राइब आपको ए में आता है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया देन प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इंडिया विद कंट्री अब्रॉड, ठीक है। ये पूरा डेफिनेशन है। सर क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का डेफिनेशन आपको लिखना है, आप लिख सकते हो अपने खुद के लैंग्वेज में बना के कि प्रॉपर्टी जो भी होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या कोई पर्सन इन्वॉल्व इन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजल्ट्स इनटू अ क्रिमिनल एक्टिविटी व्हिच अकर इन शेड्यूल ऑफेंसेस या फिर डिफाइंड अंडर शेड्यूल ऑफेंसेस, ठीक है। ये सब लिख सकते हो। For the removal of doubt, proceeds of crime includes property not only derived obtained for the schedule offense but also property which may directly or indirectly be derived, ठीक है। जरूरी नहीं सिर्फ schedule offense से जो डायरेक्टली डिराइव करता है वो वाले, जो इनडायरेक्टली वे में, मतलब 50 लाख ब्राइब लिया उसको इनडायरेक्टली वे में आपने लोन चुकाया हाउस का, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट वे में हो गया, वो भी रिसीट्स, वो भी रिजल्ट क्या आता है, क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है। तो रवि जो परचेज किया फ्लैट अवेलिंग बैंक फाइनेंस लोन जो 20 साल का था, लिक्विडेट कर दिया एक साल में, दिस वॉज पेड फ्रॉम नॉट पेड फ्रॉम इट्स सैलरी, सैलरी वैल्यू से पे नहीं किया, बट वॉज पेड फ्रॉम द ब्राइब, जो ब्राइब का पैसा था वहां से पे किया, ठीक है। एज पर द डिफिनेशन द ब्राइब अमाउंट वॉज इनडायरेक्टली पेड इन अकॉर्डिंग द लोन अमाउंट। सो फ्लैट जो था
वो क्या है, प्रोसिक्यूटेड है, अनशेड्यूल ऑफेंस में फॉल करेगा, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, रिक्वायरमेंट पे आ जाओगे तो आपको शायद पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस एक स्पीड में पढ़ लेते केस एनालिसिस करने के लिए। एलामार लिमिटेड है बैंकिंग कंपनी, ये एग्जाम में आया था, ठीक है, जिसके पास क्या रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन पॉलिसी है, विच स्टेट टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर फॉर 5 years। बोल रहा है कि बैंकिंग कंपनी है जो बोलता है रिकॉर्ड प्रिवेंशन पॉलिसी के तहत कि हमें किसी क्लाइंट की आइडेंटिटी 5 साल तक मेंटेन करनी है जब अकाउंट क्लोज हो। क्या ये रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन पॉलिसी ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रहा है? सर नहीं, आप फंस जाओगे यहाँ पे। आप बोलोगे हाँ सर 5 साल ही तो मेंटेन करना पड़ता है। सर सुनो, एज पर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे रिपोर्टिंग उनको मेंटेन करना पड़ता है रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, बट कब? सिर्फ 5 साल नहीं है, बहुत अच्छी वर्ड है, सुनो। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स, रिगार्डिंग आइडेंटिटी की बात करता है यहाँ पे सिर्फ, बेनिफिशियर्स ओनर्स एज वेल एज अकाउंट फाइल्स, इतना इतना इतना, द रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स, ठीक है, एज वेल एज अकाउंट फाइल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। सुनो ये इंपॉर्टेंट है, इट शैल बी मेंटेन, इट्स क्लाइंट शैल बी मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल तो करना है, बट नॉट फ्रॉम द अकाउंट हैज बीन क्लोज, नहीं सर सुनो, 5 years। बट कहां से 5 साल देखना है? जब आपका बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट, ठीक है, एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज बीन क्लोज्ड, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, सुनो, क्लाइंट शैल मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज एंडेड, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं, सुनो, मान लो एबीसी कोई बैंक और साहिल उसका क्लाइंट, ठीक है, अब मेरा इसका बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है, मान लो कोई ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो बिजनेस रिलेशनशिप हमारा खत्म हो रहा है 18 अगस्त को, ठीक है, और हमारा अकाउंट क्लोज कब हो गया? 16 अगस्त को। सर इसमें से जो लेटर डेट है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, जब अकाउंट क्लोज हो जाए एंड जब बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो जाए। सर बिजनेस रिलेशनशिप एंड कब हुआ? 18 अगस्त, अकाउंट कब क्लोज हुआ? 16 अगस्त। तो इसमें से लेटर वाला डेट, यहां से हमें 5 साल मेंटेन करना है। सर मतलब सर नहीं समझा सर, मतलब सर हमें 18 अगस्त से 5 साल मेंटेन करना है। सर मैं बोलूं हमारा दोनों का बैंक का हमारा बिजनेस रिलेशनशिप एंड हुआ था 1 जुलाई को, बट अकाउंट क्लोज हुआ 16 अगस्त को। सर तब तो अकाउंट क्लोज से 5 साल मेंटेन करना है। तो यहाँ पे इसने सब बोल दिया कि अकाउंट क्लोज से नहीं, जब बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो और अकाउंट क्लोज हो, दोनों में से लेटर एंड वहां से 5 साल तक मेंटेन करके रखना। बच्चे घूम गए थे यहाँ पर, ठीक है। इन व्यू ऑफ अबव हैज नॉट फिल्ड इट ऑब्लिगेशन बिकॉज जो पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लाइंट एंड द कंपनी हैज एंडेड और द अकाउंट हैज बीन क्लोज विच एवर लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं, बिकॉज ये तो बस इतना बोल रहा है कि 5 साल आफ्टर द बिजनेस अकाउंट क्लोज, ठीक है, ऐसा नहीं होता, दोनों चीज देखना पड़ता है। सर देखो ये तो मैं अपना पढ़ूंगा नहीं, ये तो आप स्पीड में पढ़ लो, टीजे प्रमोटर ये वह सब ज्ञान दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पे बोला व्हाट इज शेड्यूल ऑफेंस, नहीं भी पढ़ोगे तो बता दोगे शेड्यूल ऑफेंस क्या होता है। सर शेड्यूल ऑफेंस के अंदर इतना लिखोगे तो ऑफेंसेस, क्या बोल रहा हूँ, ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट ए बी सी, ठीक है, ए में लिख दोगे द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट ए, द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट बी, जहां पे टोटल वैल्यू ऑफ ऑफेंसेस इज 1 करोड़ और मोर, मतलब 1 करोड़ और मोर, बेसिकली इसमें कस्टम्स वाले होते हैं, ठीक है, कस्टम्स वाले होते हैं, ठीक है। एंड पार्ट सी द ऑफेंसेस एंड शेड्यूल अंडर पार्ट सी, तो दैट इज शेड्यूल ऑफेंसेस। बोला वेयर एन ऑर्डर फॉर कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड all the rights and titles such property vested in president of India। सर सुनो, पहले क्या होता है, पहले नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर प्रोविजन अटैचमेंट करता है, फिर वो 30 दिन में जाता है एडजुडिंग ऑफिसर के पास, एडजुडिंग ऑफिसर 365 दिन का ट्रायल करता है, उस प्रोविजन अटैचमेंट को कंफर्म करता है। सर जब ट्रायल हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को कॉन्फिस्केट करते थे सीजी के पास, सीजी पास कॉन्फिस्केट होता है, रुक जाओ, सीजी के पास कॉन्फिस्केट होता है, ना तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है, ठीक है। देखो एंड फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, सब मतलब मान लो उस प्रॉपर्टी पे, मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 50 लाख रुपए मैंने लोन लिया, 50 लाख ब्राइब का था, अब ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग में आ गई, तो इस प्रॉपर्टी पे अभी भी 30 लाख का लोन है, तो जो सीजी के पास कॉन्फिस्केट होकर जाएगा ना, वो लोन फ्री जाएगा, मतलब सीजी को कोई लोन वो नहीं चुकाना, लोन अभी वही बंदा चुकाएगा। सोच लो कितना भयानक है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड, ऑल राइट एंड प्रॉपर्टी शैल बी एब्सोल्युटली वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट इज फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास नहीं जाएगा, दैट इज इनकरेक्ट। देखो कुछ इतना केस स्टडी नहीं पढ़ोगे चलेगा, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा।
एडवाइस एक्सपोर्ट लिमिटेड, व्हाट आर द रेमेडी। सर रेमेडी सुन के आपके दिमाग में एक ही चीज आता होगा, सर क्या आता होगा रेमेडी सुन के, सुनो। अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो भी रेमेडी यहाँ मिलता है, आप अपील फाइल करने कहाँ जा सकते हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल। कितने दिन में, 45 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। और अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी नहीं खुश हो तो जा सकते हो कहाँ पे सर, हाई कोर्ट। 45 डेज में अपीलेट ट्रिब्यूनल पे एंड 60 डेज में कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। बिना देखो केस स्टडी कहाँ पढ़ा हमने, तो कुछ कुछ आंसर मैं बोलता हूँ, रिक्वायरमेंट पे आओ, आपका टाइम बचेगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं था केस स्टडीज में। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट में लूंगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। 8 नंबर, मिस्टर मनोज ट्रांसफर्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू हिज सन abroad a contracting state। so what is contracting state? any country outside India जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, उस कंट्री के साथ ट्रीटी है। ट्रीटी मतलब क्या क्या हम काम कर सकते हैं, असिस्टेंस दे सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या हुआ, आउटसाइड इंडिया। हिज सन, मिस्टर मनोज ने क्या किया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, मर्डर का पैसा था, अपने बेटे को बाहर भेज दिया। सन ने क्या किया, उस पैसे को कन्वर्ट करके इमोरल प्रॉपर्टी ले लिया। अब क्या, प्रॉपर्टी वुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया। ठीक है, इफ दैट प्रॉपर्टी वुड हैव बीन, अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में होता तो इट हैड बीन लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, हो सकता है वो कॉन्फिस्केट हो जाए। बट क्या मिस्टर मनोज सक्सीड हो गया, मतलब क्या बच गया, मतलब मनोज ने इंडिया में कांड किया, बाहर पैसे भेजे बेटे को, कंट्री का नाम समझ लेते, जर्मनी। बेटे ने क्या किया, बिल्डिंग ले लिया उस पैसे से। तो बोल रहा है कि इंडिया में होता तो हम पकड़ लेते हैं, क्या इंडिया के बाहर भी हम पकड़ सकते हैं, क्या बच गया वो इन्वेस्टिगेशन से, स्केपिंग फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन, क्या नहीं होगा उस पर कुछ भी। तो भाई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब ही हुआ कि हमारे सीजी का उस कंट्री के सीजी के साथ एक ट्रीटी बना हुआ है कि अकल कोई हमारे कंट्री में कोई कांड करके आपकी कंट्री में कोई सामान लेता है तो हम उसको पकड़ सकते हैं, या आपके कंट्री में कांड करके हमारे कंट्री में कुछ खरीदता है तो आप भी आके हम उनको पकड़ सकते हो। तो हम आपको प्रॉपर असिस्टेंस देंगे, आप कितने लोग आ रहे हैं हमें बता दो। सर इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, सुनो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझाना कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, समझा दिया। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट अब्रॉड इंडिया टू डील विद एग्जामिन फैक्ट वाइट। अब सर सुनो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, प्रोसेस क्या है, स्पेशल कोर्ट। सुनो सुनो सुनो, पहले क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द, अब ऐसे लिखना, ड्यूरिंग द ये प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर इट में डेम फिट, कि उसको लगता है कि बाहर कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या बाहर कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्पेशल कोर्ट को बताएगा। स्पेशल कोर्ट नोटिस देगा सीजी को, देन सीजी उस कंट्री के सीजी को बताएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए आपको। क्या बोला सर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट सारा डील करता है, सीजी एक मेडियोकर है लेटर पहुंचाने का। दैट इज लेटर का नाम क्या होता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, आगे हम देखेंगे। दैट इज LOR, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। सब पूरा कहानी बता दो क्या है। इफ सेटिस्फाइड, सुनो क्या है, स्पेशल कोर्ट इफ सेटिस्फाइड मे इशू ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कोर्ट। ठीक है, स्पेशल कोर्ट ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कोर्ट और एन ऑथोरिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ठीक है, टू डील विद एग्जामिन फैक्ट सर्कमस्टांसेस। मतलब यहाँ पे लेटर रिक्वेस्ट कौन देता है, स्पेशल कोर्ट। ठीक है, एज टेकन स्पेशल कोर्ट, इतना इतना इतना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे स्पेशल अच्छे समझ आएगा। स्पेशल कोर्ट हैज मेड एन ऑर्डर फॉर कॉन्फिस्केशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी फाउंड इन इन्वॉल्विंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड सच प्रॉपर्टी इज सस्पेक्टेड टू बी इन कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब स्पेशल कोर्ट को लगा, उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग कुछ पैसा बाहर कंट्री में रखा हुआ है, तो उसने क्या किया, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिया। ठीक है, स्टेट द स्पेशल कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन made by director or administrator appointed in section 1 as the case may be issue a letter of request to a court or authority in the contracting state for execution of such order। ठीक है, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने स्पेशल कोर्ट को बोला, स्पेशल कोर्ट ने सीजी को बोला, सीजी ने आगे उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के गवर्नमेंट को बोला कि एग्जीक्यूट करिए, हम उस कंट्री में आना चाहते हैं। कल ब्राजील में कोई बैठा है तो आप डायरेक्ट नहीं कूद पाओगे, आप एक स्पेशल कोर्ट नोटिस देगा, वो कंट्री मानेगा तो कंट्री बोलेगा हाँ आप कितने लोग आ रहे हो, आप आइए ब्राजील में पकड़िए, हम आपको प्रॉपर असिस्टेंस देंगे। तो आप भाई कहीं नहीं भाग सकते। इफ वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है एंड शेड्यूल ऑफेंस का पार्ट में वो कांड लिखा हुआ है, तो आप बाहर वाले कंट्री में जाके पकड़ा जाओगे। इफ वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है तो स्पेशल कोर्ट नोटिस देगा आपको पकड़ने के लिए आगे वाले कंट्री को। तो मिस्टर मनोज हैड ट्रांसफर्ड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, स्पेशल कोर्ट बाय ऑर्डर कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड टेक ऑर्डर बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर एक्सप्लेन अबव, दस मिस्टर मनोज विल नॉट सक्सीड। नहीं बचोगे भाई, कहीं भागोगे नहीं बचोगे। सुनो, रघु ए क्लरिकल स्टाफ इन द पावर बोर्ड। ठीक है, रघु क्या है, क्लरिकल स्टाफ है पावर बोर्ड में, इंस्पेक्शन मिला उसको। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर न्यू कनेक्शन। ठीक है, सुनो, रघु क्लरिकल स्टाफ है पावर बोर्ड में, वह साइन विद द टास्क ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ फाइल, इंस्पेक्शन करने फाइल में। ठीक है, और जो अभी एप्लीकेंट्स का फाइल रहा है उसको देखने के लिए, जो नया कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर राजीव शाह फॉर इज नया फ्लैट लिया उसने। ठीक है, अप्लाइड फॉर पावर कनेक्शन, राजीव शाह ने पावर कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। ठीक है,
रघु कन्वेंट मिस्टर राजीव सर दैट हिज फाइल हैव बीन रिजेक्टेड। रघु ने बोला, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट आजकल करने लगा है ना भाई साहब, रिजेक्ट करता है आपकी एप्लीकेशंस, ठीक है, स्पेशली 2-3 स्टेट में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रघु ने क्या किया, भाई साहब बोला उनको फ़ोन करके, आपका हम एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन इन द कंप्लायंसेस। इनडायरेक्टली में बोल रहा है कि भाई साहब मुझे चाहिए पैसे, कितने चाहिए, तो मुझे चाहिए 2 लाख रुपया। क्या ले रहा है सर, ये ब्राइब ले रहा है, नीचे टेबल के नीचे वाला काम कर रहा है। स्टेट द सिचुएशन, द लाइबिलिटी ऑफ रघु एंड मिस्टर राजीव सिंह इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। कोई भी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्राइब देने वाला लेने वाला, ठीक है, सुनो, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ले रहा है, तो मिस्टर रघु जी आप जो जाने वाले, क्या लाइबिलिटी आएगी आप पे सेक्शन 3 के तहत पेनल्टी लग सकता है, जो कि क्या है, 3 साल से 7 साल की सजा एंड फाइन है। As per section 3, money laundering offense or money laundering is said to be committed to directly, indirectly indulge knowingly assets। जानबूझ के कल के कोई आतंकवादी आ रहा है आपसे रेंट ले रहा है, आपको पता है वो आतंकवादी, उसने बता दिया, वो आपको बोला कि काम करो, चुप रहने के 50 लाख लो, कल के वो आतंकवादी पकड़ाता है तो आप भी जाओगे, आप ये बोलोगे मुझे नहीं पता था। नहीं भाई, आपने नोइंगली वे में आपने लिया ना, आपने इनडायरेक्टली हेल्प की ना उसके 50 लाख रुपए लेके, तो आप भी जाओगे। तो कहीं ना कहीं नोइंगली असिस्ट कर रहे हो, मदद कर रहे हो उसको, अनजान नहीं हो, एटलीस्ट सब जानते हो। एंड नोइंगली पार्टी एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस, जो रघु एक्चुअली इन्वॉल्व थे यहाँ पे, ठीक है, उसको छुपाने में, पोजीशन लेने में, एक्विजिशन करने में। एंड उसको अनटेंटेड बता रहे हो, मतलब साफ सुथरा पैसा बोल रहे हो। सर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटेंटेड, वो पैसे को साफ सुथरा बोल रहे हो, तो ये पूरे ऑफेंस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इस केस में क्या हुआ, राजीव शाह एंड रघु नोइंगली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, ठीक है। जो पहले क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया, इतना इतना इतना, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। सेक्शन 4 बोलता है स्पेसिफाई पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। 3 में समझा दिया क्या क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग। 4 बोलता है पनिशमेंट मिलेगा। सर कितना पनिशमेंट है, नॉट लेस देन 3 years बट 7 year तक, एंड फाइन। सर एंड फाइन, सर जहाँ पे एंड फाइन होता है ना वहाँ पे कंपाउंडेबल नहीं होता, ये भी आपको याद दिलाना हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो, तो सर क्या इम्प्रिजमेंट बस पूछा इसमें कि 3 साल 7 साल, लाइबिलिटी पूछा तो इम्प्रिजमेंट की बात कर रहा है। अब सर देखो, the adjudicating officer appointed in the provision money laundering issued an order attaching certain properties of XYZ alleged to be involved in money laundering। The company remedy, सर रेमेडी सुन के आपके दिमाग में होना चाहिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल 45 डेज में जा सकते हैं, एंड इस पर खुश नहीं हुए तो हाई कोर्ट जा सकते हैं 60 डेज में। तो बस रेमेडी वही है, ठीक है। द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट इतना इतना इतना, द अपील शैल बी फाइल विद इन 45 डेज एंड हाउ वे पीरियड में बी एक्सटेंडेड। सर कितना एक्सटेंड हो सकता है, एनसीएलटी में एक्सटेंड था, यहाँ पे बोलता है कि 45 डेज आपको पहुंचना है, प्लस में आपको और कुछ दिन मिल सकता है। अब वो कितना डिफाइन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जो 80 सेटिस्फाइड हो जाए जितना देना चाहता है, एंड आफ्टर 80 उसको या तो ऑर्डर को कंफर्म करेगा या ऑर्डर कैंसिल करेगा, मॉडिफाइड करेगा। और 80 से भी खुश नहीं हो तो आप वापस हाई कोर्ट जा सकते हो। सोचो ये क्वेश्चन कितने बार घुमाया है, तो इसमें ये चीज़ दिखाना भी चाहता हूँ, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर मिस्टर दाऊद मूसा, ये आईसीए वाले को डर नहीं लगता है ना, एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या बोला, मिस्टर दाऊद मूसा, a known smuggler was caught in transfer of funds illegally exporting the narcotic drugs to some countries in Africa। मैंने देखो उसको सीक्वेंस इसलिए बनाया था कि पहले मैंने समझा दिया कि इम्प्रिजनमेंट कितना होता है, 3 साल 7 साल सजा प्लस फाइन। बट अगर कोई नारकोटिक्स ड्रग्स के चक्कर में है तो ये 3 साल से 10 साल की सजा हो जाती है, 7 से 10 हो जाता है, एंड फाइन तो होता ही है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे, रिगरस पनिशमेंट है, काला पानी की सजा मिलती है यहाँ पे। रिगरस वर्ड मतलब होता है बहुत, कहते नहीं है कठिन वाला, उस टाइप का है, ठीक है। तो बोलता है मैक्सिमम पनिशमेंट बताइए क्या हो सकता है। सर मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल से 10 साल की सजा हो सकती है। अगर नॉर्मली 3 से 7 साल है, देखो क्या बोल रहा है, सेक्शन 4 बोलता है पनिशमेंट के रिगार्डिंग, मनी लॉन्ड्रिंग कमिट किया तो 3 साल से 7 साल की सजा होती है, एंड फाइन है। बट अगर आपका पैराग्राफ 2 दैट इज नार्कोटिक्स वाला है तो वहां पे 10 साल की सजा हो सकती है, 7 साल के छोड़ के, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 साल तक जा सकते हो। दूसरा क्या बोला, मिस्टर रॉबर्ट हैज बीन अरेस्टेड फॉर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड अंडर पार्ट ए, पार्ट ए में बहुत कुछ है, पार्ट बी में 1 करोड़ वाला है, ठीक है। फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 3 years, 3 साल की सजा मिल गई उसको, 3 साल ज्यादा की सजा मिल गई। ही सीड्स योर एडवाइस, क्या रिलीज हो सकता है। सर सबसे इंपॉर्टेंट सुनो, ये अब देखो, ये पढ़ने से बेटा समझो यहाँ पे क्या है। सर रिलीज कब हो सकता है, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुआ, मतलब सीजी द्वारा कोई पब्लिक सरकारी वकील अप्लाई हुआ, अपॉइंट हुआ, एंड उसका क्या हुआ, सुनो यहाँ देखो, पढ़ो पढ़ाई देता हूँ। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज। सुनो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं सर इसको बेल मत दो, उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया, किसने, सीजी ने।
सीजे ने बोला कि सर प्लीज इसको बेल मत दो, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा अप्लाई कर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? सरकारी वकील। सरकारी वकील को पता है कि ये भाई कांड किया हुआ है, इसको आप बेल मत दो। एंड फिर भी सुनो, वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज द एप्लीकेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। बट कोर्ट को लगता है ना कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, रीजनेबल ग्राउंड्स है, ये बंदा बेल पे भी जाएगा ना तो कोई कांड नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, बेल कब हो सकता है? जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन दे रहा है एंड सुनो, जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो रहा है कि बंदा जब बेल पे जा सकता है ना, रीजनेबल ग्राउंड्स है कि हाँ, फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस दैट इज नॉट लाइकली टू कमिट, ठीक है। मतलब एक तो इसने कांड नहीं किया, हो सकता है सीधा साधा हो, और ये बेल पे भी जाएगा ना तो कोई ऑफेंस वाइल ऑन बेल, जब वो बेल पे है, मतलब बेल में उसको 20 दिन या जो भी बेल मिला है उसको, ठीक है, तो उसने कोई कमिट ऑफेंस नहीं, कोई कांड नहीं करेगा। और सुनो, एक तो ये हो गया कि कोर्ट सेटिस्फाइड है कि हाँ, मतलब कोर्ट को लगता है कि हाँ साहिल जी आप बेल पे जाइए, हमें पक्का लगता है कि आप, बहुत सारे लोगों ने बोला है बहुत अच्छे, जान मुझे फंसाया गया, हम आपको बेल दे रहे हैं, ठीक है, हमें लगता है कि बेल वेल पे आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, गलत सोच रहे हो, ठीक है, सोच सही है हो, ठीक है, बेल वेल पे कुछ नहीं करोगे। और सुनो, इन केस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, जो अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, जो 16 साल से, क्या है सर, 16 साल से कम है, या वुमेन है, क्या बोल रहा हूँ, वुमेन है जो 16 साल से कम है, या जो सीक और इन्फॉर्म है। अब देखो सर, पता होगा जब जेल होता है ना तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बीपी का शिकायत करते हैं, बहुत बहुत बोलते हैं कि मेरा हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है, ये सब होने लगता है, तो वो लोग बहानेबाजी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनको बेल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीक है, तबीयत खराब हो गई उनकी, तो बेल इजिली मिल जाता है तबीयत खराब होने पर। क्या बोला? 16 साल से कम वुमेन है और जिनकी तबीयत खराब हो गई, और मिल के ऑन इज ओन, या तो खुद से या मिल के अदर एक्यूज पर्सन के साथ मिलके, जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग जो हुआ है वो लेस देन 1 करोड़ रुपीज है, ठीक है, यहाँ पे बेल हो सकता है इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट। अब ये स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करेगा तब सर, नॉर्मल क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज किया एप्लीकेशन एंड सेंटर स्पेशल कोर्ट को लगा या कोर्ट को लगा कि अरे कोई बात नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये बेल पे जाके कुछ नहीं करेगा। सेकंड क्या है, 16 साल से कम वुमेन, और क्या है सर, सिक पर्सन, ठीक है, और जो पर्सन खुद, मतलब मिस्टर ए ने 10 लाख, मिस्टर बी ने 10 लाख, मिस्टर सी ने 70 लाख, तो कितना हो गया, 90 लाख, मतलब 1 करोड़ से कम का अमाउंट है, तो स्पेशल कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है छोड़ दो इसको, बेल दे दो, तो बेल मिल सकता है। रोबोट कैन रिलीज ऑन बेल, बेल में रिलीज हो सकता है। एन अपीलेट ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग 2 मेंबर्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो हेयर द अपील, अपील सुनने के लिए प्रिफर्ड बाय मिस्टर हरी बीन एग्री बाय ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर। एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर से परेशान होकर हरी ने क्या अपील किया अपीलेट ट्रिब्यूनल पे, एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर्स है, ठीक है, 2 मेंबर्स है, दोनों मेंबर डिफर कर रहे हैं अपने ओपिनियन, मतलब मान लो अपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 लोग हैं, ए और बी। ए बोल रहा है यस ये लाइबल है, बी बोला नहीं। अब सर किसकी बात मानेंगे? अब यही चीज तो आर्बिट्रेशन बच गया, आर्बिट्रेशन में और इवन नंबर में नहीं होता है, बिकॉज वही चीज होगा फिर इवन नंबर होगा, तो यहाँ पे इवन नंबर हो सकता है। अब ए बोल रहा है यस, बी बोल रहा है नो, सो फिर क्या करेंगे? सिंपल सर 2 चीज याद रखूंगा, आप कहाँ जाओगे? चेयर पर्सन, क्या बोलो, या चेयरमैन के पास जाओगे। चेयरमैन या तो खुद से, ठीक है, डिसाइड करेगा मैं यस के साथ जाऊंगा तो यस जीत गया, चेयरपर्सन बोलेगा मैं नो के साथ जाऊंगा तो नो जीत गया, या चेयरमैन क्या करेगा, एक बंदा अपॉइंट करेगा, दैट इज सी। अब सी बोलेगा मैं यस के साथ जाऊंगा, या सी बोलेगा नो के साथ जाऊंगा, जिसके साथ जाएगा वो जीत गया। तो चेयरमैन या तो खुद से या तो किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा, अब उन दोनों के बीच में जिनके पास मेजोरिटी होगा वो जीत जाएंगे। तो डिसीजन टू बी बाई मेजोरिटी, मेजोरिटी से होगा इफ द मेंबर्स ऑफ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स, जो कि ओपिनियन में डिफर कर दें, दे सर स्टेट द पॉइंट्स, ठीक है, एंड मेक रेफरेंस टू द चेयरमैन। चेयरमैन, चेयरमैन हम तो भाई परेशान हो गए, ये ए बोल रहा हाँ, बी बोल रहा ना, तो चेयरमैन क्या करेगा, हु शेल आइदर हियर द पॉइंट्स, सुनेगा और पॉइंट्स हिमसेल्फ खुद से उसको डील करेगा, और रेफर द केस, या तो उस केस को रेफर करेगा थर्ड मेंबर के पास, जो कि सी के पास मेंबर के पास रेफर किया, एंड सच पॉइंट्स और पॉइंट्स शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन मेजोरिटी। अब सी जिसके साथ चल जाए, या तो ए या तो बी, ऐसा मेजोरिटी में जीत गया, ठीक है। इन द इंस्टेंट केस बेंच मेंबर पनिश फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब सुनो आगे कुछ बोला और क्या, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। मिस्टर नारायण विलफुली गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, सर फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहले ही क्वेश्चन देखा हमने, विक्सेसियस सर्च या किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देके, स्टेटमेंट देके हम मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाते हैं, तो क्या क्या पेनल प्रोविजन हो सकता है? सर एक तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, डेट इज अप टू 2 इयर्स। क्या बोल रहा है? इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, डेट इज लिखो, एनी पर्सन जो जानबूझ के मैलिसली गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो उसको लाइबिलिटी पेनल्टी हो सकती है, कितने सर, 2 साल तक की आपको जेल हो सकती है, और फाइन हो सकता है जो कि 50,000 तक। सर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एक बार आ चुका है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जेल हो सकती है अप टू एक्सटेंड ऑफ 2 इयर्स, और फाइन हो सकता है कितना, 50,000, और बोथ हो सकता है, ठीक है। पेन सही नहीं चल रहा है बट समझ जाओ, 2 साल लाइबिलिटी, 50,000 और बोथ, ठीक है,
ठीक है, अब सुनो एक चीज में और पेनल्टी ऐड है। अब आईसी ने ये तो क्वेश्चन पूछ दिया, उसके बाद की एक क्वेश्चन और है जो नहीं पूछा, क्या पता आपके एग्जाम के लिए आ सकता है। मिस्टर नारायण गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन, रिफ्यूज, ठीक है, और रिफ्यूजेस टू गिव एविडेंस एंड टू साइन स्टेटमेंट बाय हिम इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। बताइए एक्सप्लेन द पेनल प्रोविजन और मोड ऑफ रिकवरी ऑफ फाइन। सर सुनो बहुत क्वेश्चन पूछ दिया, बोला फॉल्स इंफॉर्मेशन में बताइए क्या पेनल प्रोविजन है, क्या मना कर रहा है उसके लिए बताइए क्या पेनल प्रोविजन है, एंड किस मोड में रिकवरी करते हैं इस एक्ट में। सर सबसे पहले समझाऊंगा मोड ऑफ रिकवरी। मोड ऑफ रिकवरी बोलता है एज पर इनकम टैक्स में जैसे हम रिकवरी करते हैं ना, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पे रिकवरी होगा। क्या बोला सुनो, क्या बोला सुनो, फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर्स, ठीक है, सर हैव ऑल द पावर ऑफ टैक्स ऑफिसर, जो भी टैक्स TRO टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो भी इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है उस मोड में हम रिकवरी करेंगे। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया। सर देखो जो रॉन्गफुली इन्फॉर्मेशन देता है उसके पेनल्टी क्या है, अप टू 2 ईयर का इम्प्रिजमेंट है और 50,000 का फाइन है। सर जो गलत या ये जो रिफ्यूज कर रहा है, मैं नहीं साइन करूंगा भाई, मैं एविडेंस नहीं दूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप रहूंगा, तो भाई इस पे भी पेनल्टी है, चुपचाप रहने पे पेनल्टी है, रिफ्यूज करने पेनल्टी है, बट बहुत छोटी पेनल्टी। क्या है सर सुनो, रिफ्यूज टू साइन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग शैल पे पेनल्टी 500 रुपये से लेके 10,000 तक। ठीक है, और फॉर ईच फेलियर 3 बार बुलाएगा, 3 बार रिफ्यूज किया गया, हो सकता है 500 को 3 बार लग जाए, इम्प्रिजनमेंट नहीं है यहाँ पे। तो पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है। सब पेनल्टीज कैसे याद करें, क्वेश्चन देख के याद करो, एग्जाम टाइम में 1.5 पे लगाओ, 2 पे लगाओ, खत्म करो। कितने देर में हुआ खत्म, 1 घंटा जाएगा बॉस। ठीक है, So Mr. B purchased a flat out of proceeds earned by drug trafficking. ठीक है, the flat was attacked by Deputy Director of Enforcement after complying the procedure under Section 5. Mr. B got stay from High Court. The stay was subsequently vacant. Computing the period, same question. Computing the period, sir, period कितना होता है 180 days प्लस हाई कोर्ट का टाइम जो भी लगा, प्लस हाई कोर्ट का टाइम के बाद 30 दिन। ठीक है, तो इतना दिन इसको प्रॉपर मिलेगा। सर क्या मिस्टर सी सन ऑफ ऑक्यूपाई द फ्लैट, यस, अगर कोई पर्सन राइट टू इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी है, मान लो मिस्टर सी का सन क्या मिस्टर बी खुद भी, तो क्या वो फ्लैट को ऑक्यूपाई कर सकता है, क्या फ्लैट को यूज कर सकता है, यस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनल अटैचमेंट टाइम अभी तो सिर्फ शक हुआ है डिप्टी डायरेक्टर को, कंफर्म थोड़ी ना हुआ है, हमें थोड़ी निकाल सकता है, हम कहाँ जाएंगे, तो हम तो फ्लैट को यूज कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो वही सेम आंसर है, ऊपर में देखा है सेम आंसर। पीरियड क्या है 180 दिन प्लस हाई कोर्ट का जो टाइम है वो भी काउंट करेंगे, मतलब 200 जो भी हाई कोर्ट ने 180 दिन और लिया तो 180 प्लस 180 दिन। अब हाई कोर्ट के बाद भाई कुछ तो टाइम लगेगा फिर से ट्रैक पे आने में, तो प्लस 30 दिन और टाइम बोला हुआ मिल सकता है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, पर्सन इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी में तो ऑक्यूपाई कर सकता है फ्लैट। सुनो, मिस्टर के यूज हिज कार फॉर स्मगलिंग ऑफ कैश। मिस्टर के, ठीक है, अपना कार यूज करता था कैश की स्मगलिंग करने के लिए। ठीक है, एंड स्पेशल कोर्ट फाउंड ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। अब स्पेशल कोर्ट जो लास्ट में ट्रायल करता है कि ये कार जो है ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है, तो ऑफेंसिव मनी लॉन्ड्रिंग वाज कमिटेड बाय के। स्पेशल कोर्ट ने बोला कि हाँ ट्रायल करना पता चल गया जो मिस्टर के है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है। ठीक है, अब बोला था कार वाज अंडर हाइपोथिकेशन। सर हाइपोथिकेशन मतलब क्या होता है, कार, अब कार की मान लो मर्सिडीज थी या ऑडी था 30 लाख का, हाइपोथिकेशन मतलब क्या होता है, कार के बदले में लोन मिला हुआ है, मान लो 25 लाख का लोन था। ठीक है, चार्ज वार्ज पड़ रहे हो इंटर में, तो हाइपोथेटिकेशन था, कार पे ऑलरेडी लोन चल रहा था, अब वो कार पकड़ा गई, नेशनलाइज बैंक से लोन था। अब कार कैन बी कॉन्फिस्केटेड, क्या कार कॉन्फिस्केट हो गया, सुनो, पहले होता है प्रोविजनल अटैचमेंट, फिर जाता है ए कंफर्म करता है, फिर होता है स्पेशल ट्रायल। स्पेशल ट्रायल में अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो कॉन्फिस्केट हो जाता है, किसके पास, प्रेसिडेंट नहीं सर, सीजी के पास होता है। एंड फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, मतलब अब जो ये कार है ना ये आ गया सीजी के पास। अब जो जो भी हाइपोथिकेशन लोन है भाई साहब, कार फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, मतलब सर इनकम्बरेंसेस मतलब कोई भी लोन वोन हाइपोथिकेशन सबसे फ्री है। मतलब सीजी के पास जो कार आई है उसको किसी को लोन नहीं देना है, सीजी वाले डिपार्टमेंट को। सर कार का लोन कोई नहीं देगा भाई, मिस्टर के देते रहेंगे कार का लोन, है ना भयानक प्रोविजन। मतलब लोन सीजी के पास कार है, यूज सीजी करने वाली है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके, और लोन अभी भी मैं ही भरूंगा, हाँ जी आप ही भरोगे, साथ साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग में। तो सर क्या फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस होंगे, यस फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस होंगे। तो वही चीज़ है, पहले तो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट चला गया, ठीक है, एंड वेस्टेड क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। तो ये पूरा कहानी है। ठीक है, वही बोला डिक्लेयर सच इनकम्बरेंसेस लीज होल्ड वेस्टेड सीजी फ्री फ्रॉम ऑल लीज होल्ड इंटरेस्ट, सबसे फ्री हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ, के यूज किया कार एंड
ट्रायल करने पे पता चल गया कि मनी लॉन्ड्रिंग था. द कार वॉज अंडर हाइपोथिकेशन नेशनलाइज बैंक, एंड कार जहाँ से नेशनलाइज बैंक, मतलब SBI होता है तो नेशनलाइज बैंक से कार का लोन लिया. कार पे ऑलरेडी इनकम्बरेंस था, हाइपोथिकेशन था. कार किसके पास चला गया? CG पास. एंड स्पेशल कोर्ट में ऑर्डर टू डिक्लेयर सच इनकम्बरेंस टू बी वाइड. CG स्पेशल कोर्ट बोलता है कि आज से ये सब वाइड हो गया. देयरफॉर कार कैन बी कॉन्फिगरेटेड एंड सेल्फ वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कार का पैसा नहीं देगा, सब वाइड हो गया. बट स्टिल मिस्टर के उस कार का लोन चुकाएंगे अगर बैंक लेने आया तो बैंक CG को कुछ नहीं बोलेगा. सर ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है. By mean of order in writing, the adjudicating officers appointed under the provision of money laundering attach certain properties under section A to Mr. ट्रिपल ए. कंफ्यूज कितना करता है, डबल ए में एडजुडिंग ऑफिसर और ट्रिपल ए मिस्टर नाम दे दिया. ठीक है. एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ डबल ए. डबल ए मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स प्रिफेयर एन अपील बिफोर 80. सिंपल सी बात है. ट्रिपल डबल ए मतलब एडजुडिंग ऑफिसर ने किसके लिए? ट्रिपल ए पे बोला कि ट्रिपल ए मनी लॉन्ड्रिंग पे है. अब ट्रिपल ए कहीं ना कहीं एग्री हो गया तो अपील कहाँ फाइल किया? 80 पे. ठीक है. मिस्टर ट्रिपल ए बंदा है. ठीक है. ठीक है. ट्रिपल ए प्रिफर्ड एंड फर्दर अपील टू हाई कोर्ट. 80 से खुश नहीं होकर कहाँ चला गया? हाई कोर्ट. अब बोला ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील. अब हाई कोर्ट में पेंडेंसी था, अपील पेंडिंग ही था कि ट्रिपल ए मर गया. इन द लाइट ऑफ प्रोविजन बताइए भाई जब इस केस में क्या होगा. एक एक केस उठाओ और एनालाइज कर दो. आंसर नंबर 1 सबसे पहला, टाइम लिमिट फॉर अपील बिफोर हाई कोर्ट. सर 60 डेज. सुनो, अकॉर्डिंग सेक्शन 42 ए पर्सन एग्रीव. किसके एग्रीव? सर एडजुडिंग ऑथोरिटी नहीं. हाई कोर्ट पे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं एग्रीव किससे हुआ होगा? 80 से. तो अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन फाइल टू हाई कोर्ट 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट. पहला ऐसा यहाँ पे जहाँ फैक्ट के बेसिस पे भी हाई कोर्ट जा सकते हो. ठीक है. तो हम कहाँ जाएंगे? 60 डेज में. सर दूसरा आंसर, बाय हाउ मेनी डेज एक्सटेंशन कैन बी शॉर्ट इफ द अपीलेट वाज प्रिवेंट बाय सफिशिएंट काउज फ्रॉम द फाइलिंग अपील विद इन अ सेम पीरियड. कितना बोला? कितना एक्सटेंशन मिल सकता है? सुनो, the high court if satisfied appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal, it can allow filing appeal with a further period not exceeding 60 days. सुनो सर, मैं सिंपल एक डायग्राम समझाता हूँ. आप परेशान हो किससे? ए के ऑर्डर से. दैट इज एडजुडिंग ऑफिसर. किसके पास गए? अपीलेट ट्रिब्यूनल. कितने दिन में? 45 दिन प्लस कोई भी डेज यहाँ फिक्स नहीं है. 80 कितना भी दे सकता है. 80 से खुश नहीं हो किसके पास गए? हाई कोर्ट. कितने दिन में? 60 डेज प्लस 60 डेज. यहाँ पे 60 डेज डिफाइन है, कंफ्यूज मत होना. तो यहाँ पे बोला फर्दर एक्सीडिंग 60 डेज का मिल सकता है. सर डेथ हो गया ट्रिपल ए का, कैन द अपील बी फर्दर कंटिन्यूड? यस. अगर डेथ होता है तो सर इंसॉल्वेंट होता है तो ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर, और डेथ होता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. किसके द्वारा हो सकता है अपील कंटिन्यू? पहले बोला यस अपील कंटिन्यू हो सकता है. किसके द्वारा? लेट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ऑन द डेट ऑफ इतना 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 legal representative of Mr. Triple A can carry the further appeal procedures. What will be the position of Mr. Triple A dies before appeal was preferred in Honorable High Court? सर देखो, अपील फाइल करने से पहले मिस्टर ट्रिपल ए डाइड हो गया. एक तो क्या आगे ऊपर देखा, अपील फाइल हो गया तो अपील को आगे कंटिन्यू कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव. बट अपील फाइल करने से पहले डाई हो गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आके अपील फाइल कर सकता है. ठीक है. मान लो मिस्टर ए की डेथ हो गई और 80 का ऑर्डर आ गया था. मिस्टर ए की डेथ हो गई, गुस्से में हार्ट अटैक आ गया. ठीक है. तो मिस्टर ए की वाइफ मिसेस बी अपील फाइल कर सकती है हाई कोर्ट में. ठीक है. इन केस ऑफ मिस ट्रिपल ए डाइज बिफोर इतना, इट्स बी लॉफुल. लॉफुल है भाई साहब. लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए अपील भी फाइल कर सकते हो. एक तो है कि अपील को कंटिन्यू भी कर सकते हो और एक अपील को फाइल भी कर सकते हो आप. ठीक है. व्हाट शैल बी द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एग्री पार्टी? अब ये थोड़ा अट्टे टॉपिक है. देखो, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एग्री पार्टी, द हाई कोर्ट within the jurisdiction of with the respondent in case where there are more than one respondent, any of the respondent ordinarily decides or carry business personally works for gain shall be jurisdiction. मतलब बोल रहा है कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीव पार्टी है तो हाई कोर्ट वहां का लेंगे जहां का रिस्पोंडेंट है. ठीक है. या मान लो रिस्पोंडेंट एक से ज्यादा, मतलब 3 रिस्पोंडेंट या 2 रिस्पोंडेंट है तो उसमें जो रिस्पोंडेंट हैबिचुअली अराइव करता है जहाँ पे वो नॉर्मली रहता है, ठीक है, जहाँ से वो उसने गेन मिल लिया, उसका एरिया हम यूज करेंगे फॉर द हाई कोर्ट के रिगार्डिंग. ठीक है. तो ये 4 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट हुए आपके लिए. ठीक है. चलो सर, SSG बैंक हैज रिसेंटली स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन. द बैंक अप्रोच यू फॉर एडवाइस रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एज रिपोर्टिंग एंटिटी इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन इतना इतना इतना. सर सुनो, रिपोर्टिंग एंटिटी होता है रिकॉर्ड्स मेंटेन क्या करना है? रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है रिगार्डिंग विद इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस फॉर 5 years. ठीक है. सुनो, provides for the obligation of banking financial intermediary reporting entity to maintain records of transactions
ठीक है। तो इसलिए रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करने हैं, इसलिए एसएसजी बैंक को बोला गया कि आपको रिकॉर्ड करना है हर ट्रांजेक्शन्स को, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ट्रांजेक्शन्स कवर्ड अंडर पॉइंट 2 बिलो इन सच मैनर टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स। आपको इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से मेंटेन करने हैं। कितने साल के लिए? देखो ट्रांजेक्शन्स कितने साल के लिए मेंटेन होंगे सर? 5 years। कब से? जब से ट्रांजेक्शन हुआ। सर वो जो था वो कौन सा था सर? वो क्लाइंट की वो चीज थी, क्लाइंट की आइडेंटिटी थी। ये क्या बोल रहा हूं, ये मान लो कि मैंने 1 लाख का ट्रांजेक्शन किया। कब किया? 1 जून को। मैंने बैंक से 1 लाख का ट्रांजेक्शन किया। कब किया? 1 जून को। तो 1 जून से लेके 5 साल तक मेंटेन करना है क्या? ट्रांजेक्शन्स को 5 साल मेंटेन करना है। वहां पे जो था ना वो आइडेंटिटी था। आइडेंटिटी कितना मेंटेन करना होता है? पहले देखो लेटर डेट सर, कब? जब बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो और अकाउंट क्लोज हो, उन दोनों का लेटर डेट, वहां से 5 साल। बट ट्रांजेक्शन जब से हुआ है वहां से 5 साल। तो ट्रांजेक्शन में घूम मत जाना, ट्रांजेक्शन सिर्फ 5 साल का होता है जब से क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी के बीच में हुआ है। और क्या क्या रिपोर्टिंग एंटिटी का ऑब्लिगेशन है? जो ट्रांजेक्शन्स हुए उसको डायरेक्टर को देना पड़ता है। सर इस चैप्टर में डायरेक्टर क्या होता है? FIU, ठीक है, फाइनेंशियली इंटेलिजेंस यूनिट्स, आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ नाम, ठीक है। FIU होता है, इसका एग्जाम भी होता है। जब मैं ऑडिट करने जाता था अपने डेज में, ठीक है, तो इसको मैंने देखा हुआ है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है इसका निकालना, ठीक है। तो मेनली ये सिक्योरिटी सर्विस होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में एक FIU अपॉइंट होते हैं, जिनको जो भी बैंक ट्रांजेक्शन करती है, बेसिकली 50,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन को बैंक के हेड को, FI को रिपोर्ट करना पड़ता है कि कल लोग के कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो तो उस FIU को ऑलरेडी पता हो। तो इस चैप्टर में वो डायरेक्टर, मतलब वो नॉमिनी डायरेक्टर, ये समझना, मतलब FIU कौन हो गया? जो मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन को मॉनिटरिंग कर रहा है। आपको मतलब किसको? बैंक को फर्निश करना है उस डायरेक्टर, दैट इज FIU को। कितने टाइम में? वो प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में। सर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शंस वेदर अटेम्प्टेड और एक्सिक्यूटेड, या तो कोशिश किया, मान लो 20 लाख रुपए का कोशिश हुआ, नहीं हुआ, वो भी बताओ जल्दी से FIU को। सर 20 लाख रुपए का कोशिश किया गया यहाँ पे दाऊद को भेजने के लिए, ठीक है। और नेचर एंड वैल्यू ऑफ वो भी प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। FIU को बताना पड़ेगा, पहले मेंटेन करो ट्रांजेक्शन्स को, डायरेक्टर को बताओ। एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आइडेंटिटी, अब आया सर आइडेंटिटी पॉइंट, क्लाइंट्स का, बेनिफिशियल ओनर का। द रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन फॉर पीरियड ऑफ 5 years। यस पता है हमें 5 साल, बट कहां से? आफ्टर बिजनेस रिलेशनशिप एंड, ठीक है, बिटवीन क्लाइंट और अकाउंट हैज बीन क्लोज, इन दोनों का लेटर डेट से 5 साल, ठीक है। कब एंड हुआ? 10 अगस्त को एंड हुआ, अकाउंट क्लोज 15 अगस्त को हुआ, तो 15 अगस्त से लेके 5 साल पहले लेटर डेट निकालना। सर ट्रांजेक्शन तो नॉर्मली 5 साल का होगा जब से ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। बोलते बोलते 2 मिनट सांस लेने दो भाई, प्लीज रुक के कमेंट करके जाओ, मुझे काफी अच्छा लगेगा। फिर मैं कसम से बताता हूँ, मैं मोटिवेट होकर मैं सब बना दूंगा 2-3 वीडियोस जो भी बचे हुए हैं। बट आप नहीं मोटिवेट करोगे, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए आपका, ठीक है। जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। ये 1 घंटे खड़े होके लगातार बोलना, एंड ये रिवीजन टाइप का है थोड़ा सा। आराम से बोलना होगा तो मैं तो 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ा सकता हूँ। बट लगातार बोलना है, 1 मिनट में एटलीस्ट 100-150 वर्ड्स बोलना। तो थोड़ा सा आपका मोटिवेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में चेक करते रहता हूँ, ठीक है। चलो 9 मार्क्स का है तो दम लगाना पड़ेगा पूरा। Sudeep of Jaipur was posted in a Tehsildar quarter near Jaipur. After a year of his joining, he purchased a ready-built house in Jaipur in the name of his wife. He obtained so the business income of his wife and a well loan of 90%. वही क्वेश्चन है, एक चीज पता चल रहा है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं बहुत घूम रहे हैं। द वैल्यू ऑफ हाउस एंड गिव गारंटी हाउस लोन। द बैंक डिड नॉट इंश्योर द बिजनेस एक्टिविटी। बैंक कुछ चेक नहीं किया, 90% हाउस लोन ले लिया अपने वाइफ के नाम पे इनकम दिखा के, ठीक है। एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, हाउ लॉन्ग इज ही डूइंग बिजनेस, कुछ नहीं देखा बैंक का, ठीक है। एंड सोली रिलाइंग दैट सुदीप इज गिविंग द गारंटी, सुदीप गारंटी दे रहा है तो लोन सैंक्शन कर दिया। आफ्टर अवेलिंग द लोन ही कंटिन्यू टू डिपॉजिट सम अमाउंट इन द हाउस लोन अकाउंट ऑफ हिज वाइफ रेगुलरली अपार्ट फ्रॉम EMI मान लो 40,000 है तो वो 5-5 लाख रुपए जमा कर रहा था, ठीक है। विद इन ईयर, 1 साल के अंदर लिक्विडेट द लोन अमाउंट खत्म कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय इन हिज ऑफिस मेड ए कंप्लेंट टू ED। एक ऑफिस का एम्प्लॉय ED को बोला, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो भाई ये ब्राइब लेता है, कमीशन लेता है रेगुलर बेसिस पे, एंड लिक्विडेट अकाउंट जस्ट 1 साल में खत्म कर दिया 60 लाख का लोन। तो सुदीप वाज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी इन द गिवन फैक्ट। सुनो सर, कोई भी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू इंडल्ज लोनली एसेट, ठीक है, जो एक्चुअली इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, चाहे उसको छुपा रहा है, ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, या उसको अनटेंटेड शो कर रहा है, सॉरी एक्वायर कर रहा है एंड अनटेंटेड शो कर रहा है, साफ सुथरा, अनटेंटेड मतलब साफ सुथरा शो कर रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस में जाएगा। The person connected with proceeds of crime in continuing activity and continues till some time person, definition है।
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या हो गया, जो कि शेड्यूल ऑफेंस में दिया हुआ, जो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी है, ठीक है, जो भी पैसा वैसा ले रहे हैं वो प्रोसीड ऑफ क्राइम का पार्ट है। शेड्यूल ऑफेंस क्या हो गया, पार्ट ए, ठीक है, वही चीज बता रहा है, ठीक है, वही बोला है। अब पार्ट ए में बोलता है सेक्शन नंबर 7 में, ठीक है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ब्राइब, ये भी शेड्यूल ऑफेंस में आ गया। अब जब शेड्यूल ऑफेंस में आ गया तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ गया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ गया तो आप उस पैसा को इनडायरेक्टली वे में भी यूज कर रहे हो, ऊपर देखा हमने क्वेश्चन, इनडायरेक्टली वे में यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अक्वायर कर रहे हो प्रॉपर्टी को एंड उसको अनटेंटेड शो कर रहे हो, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के पार्ट में आ जाओगे। इन द वर्ब केस सुदीप इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कन्वर्टिंग ऑफ ब्लैक इनकम on through bribe or efforts in converting to white income by raising house loan in the name of wife, तो यस ये मनी लॉन्ड्रिंग के पार्ट में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन छोड़ा था वो और 70 मैं साथ में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन कौन था उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खत्म हो गया सर चैप्टर, 1 घंटे के अंदर खत्म किया। अब एक क्वेश्चन है देख लेते हैं, वो क्वेश्चन सेम 17 वाला, आप देख लोगे बना लोगे तो। सुनो, मिस्टर जोशी, जोशी सुन के कुछ तो आपको याद आ रहा होगा, लक्ष्मी नगर के हो गए तो, ठीक है, was in possession of some cash money obtained from the offense of money laundering। जोशी के पास कहीं ना कहीं कुछ पैसे आए मनी लॉन्ड्रिंग के। he bought a property with the money, उस प्रॉपर्टी उस पैसे से क्या किया, घर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, एंड ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी टू मिस्टर कियोर। मतलब सिंपल समझाता हूँ इसको डायग्राम बना के, इंपॉर्टेंट है, आरटीपी लेटर से एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। जोशी के पास क्या आया, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, ठीक है, उसने क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉपर्टी बनाया, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी किसको दे दिया, मिस्टर कियोर या कैयर बोल लो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेट प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ मिस्टर कैयर, रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे हो गया प्रॉपर्टी का, मिस्टर कैयर के नाम पे, या सॉरी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था। एंड द एडजुडिकेटिंग ऑफ अथॉरिटी, अब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आया अंडर द प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आफ्टर इशूइंग अ सोकस नोटिस टू जोशी, ठीक है, मिस्टर जोशी को शोकस नोटिस दिया, SCN दिया, एंड कंसिडरिंग इज रिप्लाई पास एन ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट, और इस बिल्डिंग पे क्या कर दिया, प्रोविजनल अटैचमेंट कर दिया। सर जोशी के पास प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी कैयर को दे दिया, ए ने नोटिस जोशी को दिया, यस जोशी मनी लॉन्ड्रिंग में था, बट प्रॉपर्टी तो कैयर पास आ गया। सुनते जाओ, ड्यूरिंग द ट्रायल जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था स्पेशल कोर्ट द्वारा, मिस्टर कैयर केम टू नो, मिस्टर कैयर बोला कि अरे भाई साहब ये तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, आप कैसे प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच कर दिए। तो इसको पता चल गया कि प्रोविजन क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया प्रॉपर्टी का, ठीक है। बॉट बाय, जिसने इसने परचेस किया था, बॉट किया था इस प्रॉपर्टी को, मिस्टर जोशी, एंड ही मेड इमीडिएटली क्लेम फॉर सच प्रॉपर्टी, मिस्टर जोशी एंड ही मेड इमीडिएटली क्लेम फॉर सच प्रॉपर्टी विद द स्पेशल कोर्ट। इन हिज क्लेम ही मेंशन दैट ही वाज नॉट अवेयर, मिस्टर कैयर बोला कि हमें नहीं पता था, आई एम नॉट अवेयर, हमें तो पता ही नहीं था दैट द प्रॉपर्टी, जब ये परचेस किया ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का प्रॉपर्टी है, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉपर्टी है एज पर द प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एंड ही वाज टोटली अनरिलेटेड टू जोशी, मतलब जोशी का ना तो ये चाचा लगता था, ना तो फूफा लगता था, ना तो दोस्त यार भाई बहन कोई नहीं लगता था, ठीक है, एक अनरिलेटेड पार्टी था, ठीक है। एंड इसने प्रॉपर्टी को फेयर मार्केट वैल्यू भी लिया। सर आज इस प्रॉपर्टी 1 करोड़ है तो जोशी ने भी 1 करोड़ में लिया, ये नहीं कि 3 करोड़ या 2 करोड़ या 50 लाख जो भी है, नहीं, कम ज्यादा कुछ नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू भी लिया, टैक्स वैक्स कुछ नहीं बचाया, नॉर्मल जो मार्केट वैल्यू उसमें लिया बाई मेक, और ये पेमेंट किया चेक से, मतलब देख रहे हो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग का था जोशी का, जोशी ने प्रॉपर्टी बनाया, कैयर को बेचा, कैयर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी लिया, फेयर वैल्यू पे लिया, पैसे दिया, पैसे भी कैश नहीं दिया, अकाउंट पे चेक से दिया। अब भाई उसको क्या पता है, किसी को सपना थोड़ी ना लगा कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग का है। अब ए आ गया, उसको प्रोविजनल अटैचमेंट कर दिया, अब क्या करेगा कैयर, सुनो, फर्दर ही मेंटेन इन हिज क्लेम दैट ड्यू टू सच प्रोविजनल अटैचमेंट ही सफर्ड ए बिजनेस लॉस ऑफ 5 लाख। अब भाई इस कैयर को क्या हो गया, इस प्रोविजनल अटैचमेंट की वजह से 5 लाख का लॉस भी हो गया, बिकॉज कैयर उस बिल्डिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला था एंड प्रोविजनल अटैचमेंट से बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या करे कैयर, वेदर द स्पेशल कोर्ट, अब यहाँ से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस, समझ आ गया कैयर कहीं ना कहीं क्या था, निर्दोष था, कैयर ने सब कुछ ट्राई किया, कैयर ने बहुत लीगल तरीके से सब कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर किया, तो क्या स्पेशल कोर्ट कैन कंसीडर द क्लेम मिस्टर कैयर डायरेक्ट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्या स्पेशल कोर्ट कैयर के ऑब्लिगेशंस को, क्लेम को मान के रिस्टोरेशन कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है। सुनो सर बस 3 समझा देता हूँ, ये 3 पॉइंट है सर। सुनो, अगर कोई लेजिटिमेट पर्पज से, ठीक है, या कोई वैलिड पर्पज से, जबकि उसको पता ही नहीं था ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मान लो मैंने कुछ बिल्डिंग परचेज किया, मुझे पता ही नहीं है कि ये भाई साहब ये मनी लॉन्ड्रिंग का बिल्डिंग था, मैंने तो अपना जो भी बिल्डिंग था 70-80 लाख रुपए मैंने दिया इसको, ठीक है, एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं था मनी लॉन्ड्रिंग का था, मैंने
बैंक से पैसे दिए, कोई कैश वैसे पैसे नहीं दिए, कल को क्या आप ईडी वाला आ जाता है, प्रोविजन अटैच कर देता है, मैं तो बोलूंगा सर मैं तो पैसा प्रॉपर लिया, मैं जो जो नॉर्मल मार्केट वैल्यू था मैंने उसमें खरीदा, तो क्या स्पेशल कोर्ट बोल सकता है कि रिस्टोर कर दो, मतलब प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, कैरियर को दे दो? यस। अगर सीजी के पास कॉन्फिस्केट भी हो गया ना, तब भी कर सकता। सुनो, under section 8, the special court in such manner as may be prescribed may also direct the central government, central government कब जाता है, जब confiscate हो जाता है, to restore such confiscated property। समझ रहे हो कितना मतलब सही है कि आपने आपने बता दिया लीगल लीगल तरीके से, तो आपका प्रॉपर्टी सीजी पास भले जा चुका है तब भी रीस्टोर हो सकता है, क्योंकि आप पता है क्या लगता है लोगों को कि एक बार सीजी पास चला गया रीस्टोर नहीं हो सकता, नहीं, अगर आपका वैलिड रीजन है तो आप रीस्टोर कर सकते हो।